नमस्कार, एडवोकेट कपीश श्रीवास्तव के साथ आज की चर्चा में आपका स्वागत है। पिछले चर्चा में हमने यूपी कंसोलिडेशन एंड होल्डिंग एक्ट 1953 के इंट्रोडक्टरी पार्ट को देखा। हमने इस एक्ट के बारे में समझा कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है और जाना कि ये एक्ट जो है एग्रीकल्चरल लैंड पे कुछ समय के लिए लागू होता है और ये किस समय लागू होता है इसका निर्धारण धारा 4 से होता है। तो अगर हम सेक्शन 4 को देखें तो इसमें दो महत्वपूर्ण टर्म यूज़ हुए हैं। सेक्शन 4 ये कहता है डिक्लेरेशन एंड नोटिफिकेशन रिगार्डिंग कंसोलिडेशन। डिक्लेरेशन एंड नोटिफिकेशन, डिक्लेरेशन शब्द का अर्थ जो हिंदी में है वो प्रख्यापन है एंड नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना। तो इसमें दो महत्वपूर्ण टर्म आ रहे हैं। सेक्शन 4(1) जो है डिक्लेरेशन के बारे में है और सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 नोटिफिकेशन या अधिसूचना के बारे में है। तो जब भी स्टेट गवर्नमेंट को यह उचित प्रतीत होता है, उसकी ये ओपिनियन होती है, तो स्टेट के किसी पार्ट में जो है वो इस तरह का डिक्लेरेशन करता है कि ये पर्टिकुलर एरिया जो है इसमें कंसोलिडेशन ऑपरेशन शुरू किए जा सकते हैं। तो इसका डिक्लेरेशन सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 में होता है और इस डिक्लेरेशन का क्या इफ़ेक्ट होता है ये 4(1)(a) बताता है कि इस डिक्लेरेशन के होने के बाद कंसोलिडेशन ऑफिसर्स जो हैं, अथॉरिटीज़ जो हैं, उनको कुछ राइट मिल जाते हैं। ये राइट जो है डीडीसी डेलीगेट कर सकता है किसी भी चकबंदी अधिकारी को। ये राइट्स जो हैं वो कंसोलिडेशन ऑपरेशन शुरू किए जाने के संबंध में कुछ अधिकार चकबंदी अधिकारियों को देता है। तो ऐसे चकबंदी अधिकारी ऐसे किसी क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगे और उसका सर्वे कर सकते हैं। सर्वे करने का पर्पस जो रेक्टेंगुलेशन होता है कि एक पर्टिकुलर शेप में लैंड को देखा जा सके, उसके बाबत वो सर्वे कर सकते हैं, पिलर फिक्स कर सकते हैं और ऐसी कोई भी गतिविधि जो कंसोलिडेशन ऑपरेशंस के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करती है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि राज्य सरकार एक डिक्लेरेशन करती है किसी भी पर्टिकुलर विलेज या एरिया के बारे में कि इसमें कंसोलिडेशन ऑपरेशन की शुरुआत की जाएगी और इस डिक्लेरेशन का जो लीगल कॉन्सिक्वेंस है कि चकबंदी अधिकारियों को कुछ गतिविधि जो बेसिकली चकबंदी की कार्रवाई को शुरू करने के संबंध में होता है वो अधिकार दे देता है कि वो कुछ गतिविधियां उन क्षेत्रों में कर सकते हैं, क्योंकि जब तक धारा 4 का प्रकाशन नहीं हुआ है, डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, उसके पहले जो है रेवेन्यू लॉ से वहाँ गवर्न होता है और उसका पावर कलेक्टर को होता है। तो जैसे ही 4 सब क्लॉज 1 में डिक्लेरेशन हो जाता है तो चकबंदी अधिकारियों को कुछ राइट मिल जाते हैं उस लैंड के बाबत। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो डिक्लेरेशन होता है उसकी सार्वजनिक सूचना भी उपलब्ध कराएंगे चकबंदी अधिकारी। उसके बाद और भी जो महत्वपूर्ण सेक्शन है, सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 है। ये चकबंदी अधिनियम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस दिन इसका प्रकाशन होगा, पहले डिक्लेरेशन हुआ और उस डिक्लेरेशन का प्रकाशन होगा नोटिफिकेशन का, तो वो नोटिफिकेशन की जो डेट होती है उसी तारीख को ये चकबंदी अधिनियम किसी खास एरिया में लागू माना जाएगा और उसी तारीख से जो भी टेन्योर होल्डर्स हैं उनके में किन्हीं अधिकारों का सृजन होगा। अगर वो या कोई दायित्व उनके ऊपर दिया जा रहा है तो उन दायित्वों का निर्माण होगा। तो लिटिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये डेट बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी डेट से हम निर्धारित करते हैं कि अमुक गांव या क्षेत्र जो है वो चकबंदी अधिनियम के परव्यू में आ गया है। तो धारा 4(2) का जो नोटिफिकेशन होगा वो डेट बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 ये कहती है कि ऐसे एरिया में जहां डिक्लेरेशन हो गया है, राज्य सरकार यदि चाहेगी तो ऐसी अधिसूचना जो है वो जारी कर सकती है और यह अधिसूचना जो है जो भी वहाँ पे सर्कुलेटेड पेपर्स होते हैं, न्यूज़पेपर, उनमें प्रकाशित किया जाएगा। न्यूज़पेपर में प्रकाशित करने का जो मेन ऑब्जेक्ट है वह यह है कि आम जो भी टेन्योर होल्डर्स हैं उनको ये सूचना मिल जाए कि ये अधिनियम यहाँ लागू हो गया है
ताकि वो अपने अधिकारों को अगर कुछ क्लेम करना चाहें तो वो उन्हें क्लेम कर सकें। अगर उन्हें कोई ऑब्जेक्शन देना है तो इस बाबत वो ऑब्जेक्शन दे सकें। तो एक पब्लिक नोटिस की बात है जो नोटिफिकेशन के द्वारा की जाती है। और ये डेट जैसा कि मैंने बताया कि इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसी डेट से आपके राइट्स, जो भी टेन्योर होल्डर्स हैं उनके राइट्स क्रिएट होते हैं और ये लिटिगेशन में महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद ये जो धारा है सेक्शन 4A जो एक अमेंडमेंट से आई है, तो सेक्शन 4A ये कहती है कि ऐसे किसी एरिया में जहां धारा 52 का प्रकाशन हो गया है, हम आगे देखेंगे कि क्लोजिंग ऑफ कंसोलिडेशन ऑपरेशन जो है वो धारा 52 के प्रकाशन के साथ होता है। जैसे भी चकबंदी अधिकारियों को ये लगता है कि वहाँ पे कार्य संपन्न हो चुका है चकबंदी का, तो वो धारा 52 का प्रकाशन कर देते हैं और वहाँ पे चकबंदी संपन्न मानी जाती है। तो सेक्शन 4A ये कहता है कि इसके बावजूद कि धारा 52 का प्रकाशन किसी पर्टिकुलर विलेज या एरिया में हो गया है, पुनः स्टेट गवर्नमेंट यदि उचित समझे तो सेक्शन 4 का डिक्लेरेशन वो कर सकती है। इसका तात्पर्य हुआ कि किसी खास एरिया को पुनः चकबंदी ऑपरेशन के लिए चुना जा सकता है। इसमें कुछ प्रोविज़ो भी हैं कि ऐसे किसी भी एरिया को 20 साल के पहले धारा 52 के प्रकाशन होने के 20 वर्ष के पूर्व पुनः चकबंदी किसी एरिया में नहीं हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया कि विशेष परिस्थितियों में ऐसा किया जा सकता है। तो धारा 4A जो है सेक्शन 4A स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर देती है कि ऐसी स्थिति में जहां धारा 52 का प्रकाशन हो चुका है, यानी चकबंदी की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट को पब्लिक इंटरेस्ट में यह उचित प्रतीत होता है तो उस चकबंदी प्रक्रिया के संपन्न होने के बावजूद पुनः किसी एरिया को चकबंदी के लिए चुन सकती है। लेकिन इसमें शर्त यह है कि 20 साल की अवधि समाप्त हो चुकी हो धारा 52 के प्रकाशन के पश्चात। तो हमने देखा कि धारा 4(2) बहुत महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन जो शॉर्ट नोट्स में भी आते हैं और लिटिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये डेट बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि धारा 4(2) का प्रकाशन कब हुआ है। और इसके आगे हम देखते हैं धारा 5, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको लेंगे। तो उसमें ये बताया गया है कि इफ़ेक्ट ऑफ नोटिफिकेशन क्या है। तो उस इफ़ेक्ट ऑफ नोटिफिकेशन को भी जानने के लिए जो रेलेवेंट डेट होगी वो सेक्शन 4(2) के प्रकाशन की ही होगी, क्योंकि उसके बाद ही हम देखेंगे कि क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, किस तरह से चकबंदी अधिनियम के दायरे में सारी जो क्षेत्र है, पार्टिकुलर क्षेत्र वो आ जाती है और जो रेवेन्यू लॉ है या सिविल लॉ है उसका एप्लीकेशन समाप्त हो जाता है। तो आज इस चर्चा को हम यहीं सीमित रखते हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हमने इसको छोटी सी चर्चा रखी है। सेक्शन 4(2) और 1 आप अच्छे से बेयर एक्ट से देखिए और इस पर एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिए और इसको आगे के जो लोग प्रैक्टिस में हैं वो भी अच्छे से ध्यान से पढ़ें क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। इसी के साथ आज की चर्चा मैं समाप्त करता हूँ। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं रेगुलरली आप लोगों के बीच कोई ना कोई लीगल डिस्कशन लेके आ रहा हूँ। धन्यवाद।